कंपनियां आज कितनी बड़ी बन चुकी है, कितना आज उनका मूल्य है, ये इमीडिएटली हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर होता है कि हम अपने कंपनी को उस शेयर मार्केट में, उस स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करें, ये पूरा प्रोसीजर होता है आईपीओ के थ्रू। यानी ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू ये कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए खोल देती है, अपने शेयर्स कॉमन जो इन्वेस्टर्स है, कॉमन पब्लिक है, उनको देती है। फिर ये लोग उस शेयर्स को ट्रेड करना चालू कर देते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि आईपीओ में कंपनी तब जाती है जब उनको पैसे की जरूरत होती है, और आईपीओ में अपने शेयर्स देके, अपने शेयर्स बेच के वो पैसा कमाती है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और सबके लिए है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी को भले ही पैसे उस एक बार मिले, लेकिन उसके साथ कई सारे उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लिस्टेड होती है तो उसका एक अलग इज्जत, उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होता है कि ये कंपनी आईपीओ लिस्टेड है। क्योंकि आईपीओ में जब लिस्ट होता है तो एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। यानी आज की तारीख में भी अगर आप देखो तो मिनिमम एवरेज टाइम जो है वो 9 महीने का है। 9 महीने में आपकी जो कंपनी अगर आपको लिस्ट करनी है तो आपके बारे में पूरी स्क्रूटिनी की जाती है, पूरी पढ़ाई की जाती है, एग्जामिनेशन आपका होता है, आपके प्रोमोटर से लेके, आपके बैलेंस शीट से लेके, अकाउंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। और हमारे देश में जितने भी स्टॉक मार्केट है उनकी एक नियामक संस्था है जिसको कहते हैं हम सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी ये जो कंपनी है ये इतनी स्ट्रिक्टली सब करती है कि 9 महीने के बाद जब आप रजिस्टर होते हो तो आपकी तो इज्जत बनती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस है कि जो निवेश करती सिर्फ ऐसे कंपनियों में जो कंपनियां लिस्टेड होती है, और वो जो इक्विटी के अगेंस्ट नहीं निवेश करती, वो लॉन्ग टर्म और ह्यूज क्वांटिटी में वो निवेश करती है। तो उनके लिए भी एक सुकून होता है कि ये कंपनी लिस्टेड है, इसका मतलब इसकी पूरी स्क्रूटिनी हो चुकी है। लोगों को फायदा होता है क्योंकि वो शेयर लोग उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे जो एंजल इन्वेस्टर जो कंपनी के साथ शुरुआत में होते हैं, वो अपने शेयर्स बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे आईपीओ के कई सारे फायदे हैं। अभी एक टिपिकल स्टोरी, कोई भी कंपनी की स्टोरी, जो कंपनी आज की तारीख में समझिए कि बहुत बड़ी है, या कोई स्टार्टअप कंपनी हमारे सामने खड़ी हो रही है, बढ़ रही है, इससे टिपिकल स्टोरी ये होती है कि इस हर किसी कंपनी की शुरुआत होती है एक बिजनेस आइडिया के साथ। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी सेवा जिसका हम निर्माण करेंगे, और वो वस्तु, वो सेवा ग्राहकों की जरूरत को पूरा करेंगे, ग्राहकों की जिंदगी बेहतर करेंगे, या ग्राहकों का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। तो ऐसे एक आइडिया के साथ, बिजनेस आइडिया के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। और बिजनेस का भी डेफिनेशन वही है कि आप ऐसी वस्तु और सेवा बनाओ, ग्राहकों को बेचो और उससे पैसा कमाओ। और आपकी कंपनी इस वस्तु को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके कितना बड़ा काम करेगी, ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है कि आपका वो प्रोडक्ट उस ग्राहकों की समाज के आज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उतना बड़ा डिमांड, उतनी बड़ी जरूरत आपके प्रोडक्ट की होती है, और उतना बड़ा पोटेंशियल होता है कि आपकी कंपनी आगे जाके उतना बड़ा काम करेगी। तो डिपेंड होता है अल्टीमेटली कि आपका प्रोडक्ट कौन सी चीज, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अब इसको प्रोसेस को समझना जरूरी है कि कोई भी, अगर कितनी भी बड़ी आज की तारीख में कंपनी हो, एप्पल हो, कोई भी हो, अमेजॉन हो, उसकी शुरुआत होती है एक सिंपल आइडिया के साथ, और आगे क्या होता है? तो आगे पहला स्टेप होता है कि उस जो आइडिया है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, इससे बिजनेस किया जा सकता है, मैं नेपियर ग्रास से एमकोल तैयार कर सकता हूं, और एमकोल सभी तरह के कोल एप्लीकेशन को रिप्लेस कर सकता है, कोल को रिप्लेस कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डेमो, ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रूफ है वो करना पड़ता है। भले ही वो आप घर में करें, आपके लैब में करें, आपके छत के ऊपर करें, कहीं भी करें, छोटे से स्केल में, कि ये देखो नेपियर ग्रास से ये कोयला बन रहा है। तो ये होती है पहली स्टेप, कि जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। नेक्स्ट जो स्टेप होती है कि आपको एक बिजनेस प्रोटोटाइप करना होता है। यानी वो जो आपने कहा है, वो अपने थ्योरी या आपने वो जो प्रूफ तैयार किया है, उसका बिजनेस का एक मॉडल, सिर्फ एक मॉडल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बिजनेस हो रहा है, जिसमें नेपियर ग्रास बन रहा है, उसको काट रहे हैं हम लोग, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एमकोल में, एमसीएनजी में, वो तैयार कर रहे हैं और वो ग्राहकों को बेच रहे हैं, और वो बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर किसी बिजनेस में, हर किसी कंपनी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है।
चाहे वो फेसबुक हो, अमेजन हो, एप्पल हो या कोई भी कंपनी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ये एस्टेब्लिश होने के बाद ये सभी लोग जो इस बिजनेस में काम करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं। वो क्या? कि ये जो प्रोजेक्ट एक जगह पे आपने किया है बस उसको मल्टीप्लाई करना। चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो फेसबुक हो, इसमें फिर सभी लोग जो फोकस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होती फंडिंग। कैसे फंडिंग लाए? अभी एक प्रोजेक्ट आपने किया चलो 10 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लाए, 10 प्रोजेक्ट के बाद 15 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लाए, ऐसे करते करते वो बढ़ता रहता है। और दोस्तों आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना, ये फंडिंग इतनी आसान हो गई है। इनफैक्ट आपके पास अगर सिर्फ आइडिया है, पेपर पे, कागज पे, आपने कुछ अभी तक किया नहीं, फिर भी लोग आपको पैसे देते हैं कि चलो आपके आइडियाज है ना, आपके ऊपर भरोसा रख के आप बोलते हैं कि चलो इसका एक प्रूफ दिखाओ उनको कैसे होता है। आपने वो प्रूफ करके दिखाया छोटे से लेवल पे, फिर भी लोग आपको पैसे दे कि चलो इसका भी बिजनेस मॉडल तैयार करो, एक प्रॉपर डेमो तैयार करो। और इसके बाद एक बार आपने एक वो प्रोजेक्ट डेमो तैयार किया, फिर बस फिर प्रोफेशनल्स आपको पैसा देने के लिए आते। अभी तक जो लोग आपको पैसा देते हैं ये दो स्टेज के ऊपर, जो प्री सीड और सीड कहते हैं, वो लोग आपके ऊपर भरोसा रख के फरिश्ते जैसे आपको पैसे देते हैं। इसलिए उनको एंजल, एंजल यानी फरिश्ता, एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे कहा जाता है। लेकिन उनको पैसे भी उतने अच्छे मिलते हैं। इस स्टेज पे अगर उन्होंने पैसे लगाए तो बहुत ज्यादा उनको मल्टीप्लाई अच्छे पैसे आईपीओ में मिलते हैं। और बाकी के इसके बाद जो लोग आते हैं वो होते पक्का ऐसे लोग कि जो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कैसे हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करें, कैसे ऐसे स्टेज पे आए जहां एक प्रोजेक्ट रेडी, ये किया जा सकता है, और ये जो बिजनेस सेक्टर है उसमें इतना बिजनेस हो सकता है, ये कंपनी इतनी आगे जा सकते हैं, तो चले पैसा लगाते हैं। और इनका सिर्फ ये होता है कि मैं हमने पैसा लगाया तो उसके 5 गुना मिलना चाहिए, 10 गुना मिलना चाहिए। और कब तक रुकना होता है उनको कंपनी में? जब तक आईपीओ में जाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग को कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये लोग क्या करते हैं, हर लेवल की एक फंडिंग शुरू करते हैं। तो जब पहली फंडिंग देते हैं तो उसे कहते हैं सीरीज ई फंडिंग, सीरीज ए, उसके बाद सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। अभी कितनी सीरीज होगी ये इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी तक ई तक लोगों ने सीरीज की है, ए बी सी डी ई, और उसके बाद आईपीओ किया। लेकिन हम कितना भी कर सकते हैं, जो उनके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और अल्टीमेटली ये लोग हर लेवल पे इक्विटी लेते हैं, पैसा देते हैं, और एग्जिट कहाँ होते हैं? आईपीओ में। तो आप देख सकते हैं कि एक बार एक प्रोजेक्ट होने के बाद इस लेवल पे ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग आते हैं और अपना अपना पैसा लगाते हैं। और पैसा इसलिए लगाते हैं कि उनको पैसा मल्टीप्लाई करना होता है, वो 5 गुना 10 गुना करना होता है, और बस उनका वही फोकस होता है। और फोकस होता है कि एग्जिट होना आईपीओ में। और जब आईपीओ में ये लोग निकल जाते हैं तब एंट्री होती है पब्लिक की, एंट्री होती है पब्लिक की, जो फिर अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो शेयर्स लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि कैसे शेयर्स को रखा जाए, बेचा जाए, क्या डिविडेंड मिलेगा वो। और बाकी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, उनको इक्विटी से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको एक रिटर्न चाहिए होता है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और दोस्तों ये जो लोग जो कंपनी को बनाते हैं ना, इनका काम भी होता है ये एक प्रोजेक्ट तक, एक प्रोजेक्ट बनाना, उसको अच्छी तरह से दिखाना, बस इतना ही काम होता है। उसके बाद हर लेवल पे एक्सपर्ट आते हैं, हर लेवल पे, यानी जो वस्तु का उन्होंने निर्माण किया, प्रोडक्ट का निर्माण किया, उसको बेहतर करने के लिए भी आर&डी टीम में टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं। वो उनको हायर करते पैसों से, और वो जो उसका बैकग्राउंड है, जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट, उनको फिर लेके आते हैं वो काम आगे लेके जाने के लिए। अभी हमने एमस्टो और एमपिलेट अभी लॉन्च किया है सबके सामने। आज के तारीख में आपके सामने जो एमस्टो है ना, उससे आने वाले दिनों में एक ऐसा एमस्टो आएगा कि जो सेम एलपीजी जैसा दिखेगा आपको। एलपीजी का जैसे स्टोव होता है वैसे, यानी वहां एक एलपीजी का सिलेंडर होता है, वहां से गैस आती है और वो जलती है। वैसे ही आने वाले दिनों में एमपिलेट एक जगह बंद होगा, उससे गैस होगी जनरेट, और वो गैस वैसे ही जलेगी जैसे आज की तारीख में एलपीजी जल रहा है या नेचुरल गैस जल रही है। जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने होते हैं, यानी एक 5 जगह पे 10 जगह पे करने, वो सब एक्सपर्ट करते हैं। अभी तक क्या होता है, पहले प्रोजेक्ट के लिए प्रमोटर ही सब काम करते हैं, जो मेन ओनर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वही सब काम करते हैं। लेकिन अभी फिर इंजीनियर्स आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। इनफैक्ट हर पोजीशन के ऊपर इनिशियली स्टार्टअप्स के इनिशियल लेवल पे सब काम खुद को ही करना पड़ता है। सब काम स्टीव जॉब ने भी किया होगा, सबका जो जो मेन ओनर है उन्होंने सब काम करते रहते हैं। लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स आते हैं, ये फंडिंग के राउंड के बाद फिर हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट आते हैं, आपके अकाउंटिंग में एक्सपर्ट आते हैं, और फिर इन सभी एक्सपर्ट्स को मिलके
इन सभी जो इन्वेस्टर्स है, इन सब को लेके फिर वो कंपनी क्या करती है, फिर वो कंपनी कोशिश करती है कि मैं अभी इस सेक्टर में मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वहां तक काम करूं, मैक्सिमम उस पोटेंशियल तक मेरे हमारी कंपनी को लेके जाए। अब इस उद्देश्य के साथ वो कंपनी काम करती है। लेकिन कौन सी कंपनी नंबर वन पे होती है? कौन सी कंपनी उस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करती है? बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा सेक्टर मिलने के बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस उसमें एंट्री करते हैं। कोई भी ऐसा नया सेक्टर जब खुलता है ना, तो कॉर्पोरेट हाउसेस एंट्री करते हैं, हमको लगता है इतनी बड़ी कंपनी है, ये कंपनी आएगी अब ये नंबर वन बनेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले ही उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, उनके पास लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन कंपनी वही बड़ी होती है जो कंपनी बनती है किसी विजन के साथ, किसी मिशन के साथ। और ये जो कंपनी, उनकी क्लैरिटी होती है थिंकिंग की, हर चीज में वो उसके बेहतर करने के लिए काम करते हैं और वो हर बार इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। और इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल आज हमारे आंखों के सामने, वो है डीमार्ट। जब डीमार्ट ने शुरुआत की दोस्तों, डीमार्ट के जो मेन संस्थापक है उनका नाम है राधा किशन दमानी। इन्होंने जब शुरुआत की तब इस मार्केट में, इस सेक्टर में रिलायंस जो हमारे देश की, दुनिया की, देश की नंबर वन कंपनी है, वो उसके हजारों से ज्यादा बहुत बड़े बड़े स्टोर्स थे। फ्यूचर ग्रुप जिस उसके हजारों से ज्यादा बहुत बड़े बड़े स्टोर्स थे। और ऐसे पोजीशन में, ऐसे परिस्थिति में राम दमानी साहब ने एंट्री की। क्या क्या उन्होंने पहले, तो पहले 1.5 साल उन्होंने खुद एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो वो खरीद सकते थे लेकिन भाड़े पे लिया, और उस पे 1.5 साल ऐसे काम किया जैसे मैनेजर काम करते। खुद जाते थे दरवाजा खोलने के लिए, सब कुछ उन्होंने किया और सीखा। सीखा कहाँ पैसे हम सेव कर सकते हैं और कैसे उसका फायदा हम ग्राहकों को दे सकते हैं। हर चीज सीखी उन्होंने बाकायदे से। और आज की परिस्थिति देखिए, सब कुछ बंद हो चुका है और डीमार्ट नंबर वन कंपनी बन चुकी है, दूसरी कोई कंपनी नहीं पास में। वैसी एप्पल है ना, एप्पल को देखे कितनी सारी कंपनियां कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल के सामने आगे जाए, कुछ करे, फ्लिप करे, ये करे, वो करे। लेकिन एप्पल जो सोचती है, जो उसकी जो विजन है, मिशन है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेशन, ये कोई कर ही नहीं पाता क्योंकि वो सोच ही नहीं उनकी। अमेजॉन अमेजॉन कितना अच्छा एग्जांपल है। अमेजॉन के बाद हजारों कंपनी आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में, हजारों कंपनी, और उसमें कॉर्पोरेट्स भी है। हमारे देश की बात करोगे तो टाटा भी है ऑनलाइन में। अमेजॉन के पास भी नहीं है कोई, क्योंकि अमेजॉन की जो जो सोच है ना कि कस्टमर को सबसे मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बना, तो बस उस पे ही वो काम करती है। तो कोई नहीं इसके पास भी आ सकता। दोस्तों ऐसा ही होने वाला है इस बायोफ्यूल में। ये है एमकोल बनाया, ये कुकिंग सिस्टम हमने बनाई, इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आएगी। एमसीएनजी हमने बनाया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आएगी। सब लोग कचरे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग हमने अभी नेपर गैस के ऊपर काम किया और सबको एक जबरदस्त रास्ता दिखाया। इसका मतलब जो बड़ी कंपनी आएगी वो बड़ा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस सेक्टर को हमेशा जो लीड करेगी वो एमसीएल होगी, आप देखेंगे। और ये जो बड़ी कंपनियां होती है ना दुनिया में, वो बेसिकली दो सेक्टर में काम करती है। एक होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो डिस्रप्शन होता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसने ईमेल को पीछे छोड़ दिया हर चीज के लिए, तो टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं वो बड़ी बन जाती है फास्ट, वो बड़ी आज की तारीख में कंपनियां हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है आज की तारीख में बड़ी कंपनी, वो क्या है, तो वो कंपनियां हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम करती है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स में काम करती है जो हर किसी को लगता है, बहुत बड़े वॉल्यूम में लगता है। ये हुई एक कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो ईंधन और ऊर्जा में काम करती है। ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ी 10 कंपनियां हैं ना, उसमें से 5 कंपनियां हैं जो ऑयल एंड गैस में काम करती है। उसमें से 10 में से 2 कंपनियां ऐसी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में काम करते हैं, पहली है वॉलमार्ट और दूसरी अमेजॉन। और टेक्निकल एक ही कंपनी, वो है एप्पल। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरह से ये कंपनियां बड़ी बन जाती है, कौन से सेक्टर में बन जाती है, क्यों बड़ी बन जाती है। अभी इस सेक्टर, ये सब देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, आप अपने कंपनी के बारे में सोचिए। आप देखिए मिराकल इन फिल्म्स लिमिटेड को, एमसीएल को। एमसीएल ऐसी कंपनी है जो एक मिशन के साथ बनी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि हमें इस दुनिया को एक सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके जाना है, शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। और उसके लिए एक्चुअल में क्या करना है, एक्चुअली बायोफ्यूल में क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स में क्या करना है, या सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स में क्या करना है, ये सब हमें अच्छी तरह से पता है। इसके बारे में क्लैरिटी है।
कैसे करना है उसके बारे में भी अच्छी तरह से क्लैरिटी है। इस मिशन के साथ एमसीएल चल रही है, और एमसीएल का विजन भी अगर आप देखोगे तो हमारा भी एक विजन में क्लैरिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कंपनी को, ये क्लैरिटी होना। हमारा विजन है कि हमें अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है। जो देश आज की तारीख में ये ईंधन और ऊर्जा आयात कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा स्वच्छ ईंधन का निर्माता और एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यहां तक कि इसी के साथ सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में उसका निर्माता और एक्सपोर्ट करने वाला देश बने, और सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स का निर्माता और उसको एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये हमारा विजन है। और हम जिस प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर वो भी देखोगे आप रेंज, यानी ये दो अलग अलग कैटेगरी थे, एक तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और दूसरी थी ईंधन और ऊर्जा, और हम दोनों में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे, ईंधन और ऊर्जा में कोई भी कंपनी ब्रांड के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वो बहुत इसेंशियल अत्यावश्यक ऐसी चीज है। कौन सी कंपनी है आज दुनिया में जो जिसका कोयले का ब्रांड है, बायोफ्यूल का कोई ब्रांड है, या कौन सी ऐसी कंपनी है कि जो अभी पेट्रोल डीजल भी अगर आपने देखा, इतने सालों से अगर पेट्रोल डीजल हम खरीद रहे हैं, अभी कुछ साल पहले उसका एक ब्रांड शुरू हुआ जिसको स्पीड या पावर, ऐसा स्पीड का पेट्रोल, पावर का पेट्रोल, डीजल, ऐसा सब है ब्रांड। लेकिन सामान्य जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो कहाँ ब्रांड पे के लिए जाते हैं? वो पेट्रोल डीजल बस उनको इतना ही पता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर एमसीएल डे 1 से ब्रांड लेके आ रही है, अगर एमसीएल एम कोल ये ब्रांड लेके आ रही है, एमसीएल एम पिलेट एम स्टो करके आ रही है, तो इसका महत्व, एमसीएनजी का महत्व आप नहीं समझते, बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, ये जो हमारे प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आज की तारीख में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरतमंद ऐसे प्रोडक्ट है। नंबर 1 है एमकोल। आज जो भी दुनिया में जो भी संकट है, वो इस कोयले की वजह से है। आज जितनी भी परिषदें होती है इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एक ही चीज होती है कि कोयले को हटाओ, बंद करो, निर्मूलन करो। लेकिन लेकिन दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस कोयले के ऊपर बिजली का निर्माण करने के लिए। हम भी 55% कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं भारत, और पूरी दुनिया में वो 40% है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब आप एमको लेके आते हो, इसका महत्व हमें समझना होगा। दूसरा है एम पिलेट और एम स्टोव है, ये एम कुकिंग सिस्टम है। दोस्तों, ये कुकिंग सिस्टम इतनी जरूरत है कि आपको अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे देश में हम कहते हैं कि 43% ऐसे परिवार है कि जिनके पास खाना बनाने के लिए अच्छा ईंधन नहीं है। वो कोयले का, वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे देश में कम से कम 6 लाख माता और बच्चों की, बालक की मृत्यु हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो आंकड़ा है, पूरी दुनिया में 40% है। 40% पूरी दुनिया में ऐसे परिवार है कि जिनके पास कुछ नहीं है। सेम ऐसी कंडीशन है। और किसी भी देश का अगर हेल्थ का इंडिकेटर, नंबर 1 इंडिकेटर कुछ है, तो माता और बाल, उनका उनका हेल्थ, ये किसी भी देश के हेल्थ का इंडिकेटर है। तो वैसे ही दुनिया का हेल्थ का इंडिकेटर अगर कुछ है, तो वो हमारे बच्चों की और मां की सेहत है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस का जो भी लक्ष्य है, मिलेनियम गोल में 8 सिर्फ लक्ष्य थे, उसमें से 2 ये थे, और अभी भी सस्टेनेबल गोल में सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है। और इसके लिए बहुत जरूरी है दुनिया में इस प्रोडक्ट की जो हम तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं, एमपिलेट, एमस्टो, एमसीएनजी। दोस्तों, ईवी हम कितनी बात करें, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये ईवी जो कार्स है, जो बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां है, वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। इस सब परिस्थिति हमारे सामने, और इस आने वाले दिनों में अगर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कोई है, और हर हर चीज में, यानी विमान से लेके आप टू व्हीलर तक, ये होने वाला है एमसीएनजी, एम कैफे। एम कैफे यानी एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, लोगों को आदत डालनी पड़ेगी ना। अभी ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट हम डाल रहे, हो सकता है कि कल जाके सिर्फ एक वड़ा पाव का सेंटर हो, एक ही वड़ा पाव होगा, लेकिन 100% ऑर्गेनिक। एक ही समोसे का सेंटर रहेगा, समोसा ही मिलेगा आपको उसमें, और चाय, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक होगा शहरों में। ये तरीका है काम करने का। अभी कोई भी दूसरी कंपनी होती तो क्या करती? ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, डेमो प्रोजेक्ट किया है, तो बस किसके पीछे? पैसों के पीछे। किसके पीछे? फंडिंग के पीछे। और सब ने यही किया है।
सब नहीं, एप्पल हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, हर कंपनी ने बस यही काम किया। इसी तरीके से वो अभी दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन हमारा सोचने का तरीका ही अलग है, हमारी सोच अलग है। देखिए किस सोच है, जिस सोच के साथ एमसीए की स्थापना हुई वो क्या है कि हमें दुनिया को एक राइट दिशा में लेके जाना है, दुनिया को सही दिशा में लेके जाना है, दुनिया को शाश्वत विकास के दिशा में लेके जाना है। और ये सॉल्यूशन हमें दुनिया के सामने रखना है कि चलो ये सही रास्ता है, इस रास्ते में चलते हैं। और इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम ये फेज 1 में अभी जो 24 एमकोल एमसीएस प्रोजेक्ट है, 7 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, ये इसको पूरा करें। हम फेज 2 में जो 161 एमकोल एमसीएस प्रोजेक्ट है, 16 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, जो सब कुछ रेडी है जो हमारे सामने है, इसको पूरा रेडी करेंगे। और ये दो होने के बाद फिर हम दुनिया के सामने एक ग्लोबल सोल्यूशन रखेंगे। लेकिन दुनिया के सामने जब ग्लोबल सोल्यूशन रखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, हमारी इक्विटी देंगे, पैसा लेंगे और फिर बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा सोल्यूशन, ग्लोबल सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये ईंधन और ऊर्जा में आज की तारीख में, इस साल, पिछले साल जो जो निवेश हुआ वो 2.74 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब 225 लाख करोड़, इतना आज की तारीख में निवेश हो रहा है इस सेक्टर में। और हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है कि आगे के 3 साल के बाद, 26-27 के बाद, इस सेक्टर में जितना भी निवेश हो रहा है उससे 5% निवेश एमसीएल में आए। अभी ये जो ईंधन और ऊर्जा में निवेश हो रहा है ना, 2/3 जो निवेश हो रहा है वो हो रहा है रिन्यूएबल्स में, क्लीन एनर्जी में। और वो कितना है आज की तारीख में, 1.74 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब है 142 लाख करोड़, जो इस साल होने वाला है 150 लाख करोड़। अभी हम कह रहे हैं कि इस 150 लाख करोड़ का 5% इतना निवेश एमसीएल में होगा। उसकी शुरुआत होगी 26-27 से, और आगे के 10 साल कम से कम 5% होगा। तो इसका मतलब है 150 लाख करोड़ अगर रिन्यूएबल में आ रहा है तो उसका 5%, इसका मतलब है 7.5 लाख करोड़ हर साल इन्वेस्टमेंट एमसीएल में। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी कैपेसिटी का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट निर्माण करके भारत की जो कैपेसिटी वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, और फिर जाएंगे दुनिया को बताने कि ये सही रास्ता है करके। और दोस्तों इसके लिए इस क्षेत्र में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का भी हमने एक तरीका फाइनल किया। हमने तरीका किया कि ये आईपीओ ये चीज होती है ना कि जिसमें दुनिया को पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है। आईपीओ चीज होती है कि वो जिस जो कंपनी का वैल्यूएशन बताती है, उस सेक्टर में कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है वो बताती है। तो हमने आज, मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आज हम कौन से दिन, कब हम ये आईपीओ करेंगे, कौन से दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी रिन्यूएबल में बन चुकी है। सबसे पहले एक बात समझिए कि आज तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम कर रहे थे। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको बहुत ऊंची इमारत तैयार करनी होती है ना, तो बहुत नीचे फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब आप फाउंडेशन का काम करते हैं तो लोगों को पता नहीं, लोगों को दिखता नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं, लोगों को समझता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जिस जिस तरह जब वो फाउंडेशन पूरा हो जाता है, तब वो जो इमारत इतनी फास्ट हम ऊंची बना सकते हैं कि बाकी के लोग सिर्फ देखते रह सकते हैं। दोस्तों हमारा जो भी बैलेंस शीट अभी तक आपने देखा है, जो वो आप देख के आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट यानी फॉर्मेलिटी करके वो बैलेंस शीट है। ऐसा समझे कि अभी तक प्रॉपर बैलेंस शीट हमने बनाया ही नहीं। वो प्रॉपर बैलेंस शीट की जो शुरुआत होगी वो इस साल से होगी, 2023-24 से होगी। अभी मार्च एंड 2024 तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो 45 to 50 हो जाएंगे। हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, हम सबको पता है, आपको पता है कि दशहरा को हमने 150 तहसील में हमारे कुकिंग सिस्टम का अनावरण किया, लॉन्च किया। तो बिजनेस ऑपरेशन 150 तहसील में है। अब यही आने वाले नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट कैसी होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट 161 है एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, मिलके कुल 180 से लेकर 200 प्रोजेक्ट इसमें हो। अभी मैं सिर्फ आपके सामने जो है वही बता रहा हूँ। और ये बिजनेस ऑपरेशन कितने कितने तालुका में चालू होगा, तो 500 तालुका में चालू होगा। तीसरे साल का जो बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा कि जिसमें कम से कम 250 से लेकर 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रियां बनेगी, और बिजनेस ऑपरेशन 1000 प्लस तालुका में हो। अब ये 3 साल का जो मैं आपके सामने चित्र रख रहा हूं, ये
वो रख रहा हूं कि जो आपको भी पता है कि ये 250-300 लोकेशन आज रेडी है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें तो आगे के 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में ये पूरे हो सकते हैं। 1,000 तालुका आज की तारीख में है, लेकिन आगे के 1 साल में, 2 साल में एनसीएल कहाँ जाके जाएगी ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आज मैं वो चीजें रख रहा हूं आपके सामने, ऐसा समझे कि इसके आगे 1 इंच हम काम नहीं कर रहे। सिर्फ जो हाथ में है वो पूरा करे तो क्या होगा वो आप देखिए। हर तहसील में, इस 1,000 तहसील में 25 से 50 करोड़ का टर्नओवर हमें बनाना है इस 3 साल में। बहुत अभी हर तहसील की शुरुआत हम कैसे करते हैं कि हम 10,000 मेंबर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में तो ये 10,000 मेंबर में तो 1 रुपया किसी से लेना नहीं, ना एमपीओ बीपीओ, 1 रुपया किसी से लेना नहीं। लोगों को लगना नहीं चाहिए कुछ गलत। सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। किसके लिए? इस 5E मिशन के लिए। हर तहसील में उस 5E मिशन को लेके जाना है। क्या है उस 5E मिशन में? तो सबसे पहले तो 100% एनवायरनमेंट। जो भी काम करेंगे हमें अपने तहसील का जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती माँ है, उसका ख्याल रखना। दैट इज नंबर 1। हर काम उसके दिशा में करना है। दूसरा, 100% एम्प्लॉयमेंट। जिसको भी आज काम की जरूरत है, उसके अलावा ऐसी गृहिणी जो सिर्फ 4 घंटा काम करना चाहती है, वो भी, हमारे विकलांग, फिजिकली चैलेंज लोग, वो भी क्या काम कर सकते हैं। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, 100% सक्षमीकरण करना करना हमारे किसानों का, महिलाओं का, महिला बचत घटों का। हर घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए तालुका में। पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तालुका में। और तहसील को, तालुका को हमारे ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। अभी आपको लगेगा कि ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? कैसे एक्चुअली 100% पेमेंट देंगे? तो उसके लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा, जिसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हमारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखे। इको फ्रेंडली चीज ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? तो वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो इसके लिए रॉ मटेरियल आज किसान बना रहा है। और ये जो माल तैयार करेंगे वो कहां बेचेंगे? वो हमारे गांव में ही, शहरों में, तहसील में ही बेचेंगे। क्योंकि आज के तारीख में हमें अंदाजा ही नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कंपनी, चीन में बैठी हुई कोई कंपनी, यूरोप में बैठी हुई कोई कंपनी हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है, कुछ पीने का बेच रही है, छोटी छोटी चीजें भी वो बेच रही। उसको भी हम लोग रिप्लेस करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा जो काम करने की जो नजरिया होगा, कहां से शुरुआत करेंगे? किसी तहसील में, तो तहसील में शुरुआत करेंगे हमारे किसान से। तहसील में ये शुरुआत करेंगे कि हमारे किसान हमारे तहसील में क्या तैयार कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि प्याज को भाव नहीं मिलता, टमाटर को भाव नहीं मिलता, सोयाबीन को नहीं मिलता, तो हम वो कंपनी है जिसने पहली बार, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेपियर गैस से एमकोल बनेगा, एमसीएनजी बना सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अंदाजा नहीं कि टमाटर से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जो प्याज है, जो सोयाबीन है, कॉटन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी चीजें बन सकती है। सादे आप राइस व्हीट लेंगे तो आपको पता चले। तो शुरुआत करेंगे हम वहां से। जो किसान हमारे यहाँ तैयार कर रहा है ना, बस उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेंगे। और वो तैयार कौन करेगा? तैयार हमारी किस महिला बचत गट करेगी, युवाएं करेगी, और हम बेचेंगे उसको। बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जहां खेती नहीं है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां जहां रेगिस्तान है, जहां खेती नहीं ज्यादा होती है, वहां लोग है ना, लोग आज क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्किल है, तो वो माल तैयार करेंगे, वो चीज तैयार करेंगे और बेचेंगे। इतने सारे ऑप्शंस है। यानी मैं आज आपको सामने रखता हूं कि हम, हमारे देश में जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, दुनिया का जो एवरेज है ना, उसका सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का एवरेज 6 गुना है हमसे। इतना कम हम लोग यहाँ माल बेचते हैं या जीडीपी का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी वो कितना है? वो है 5,000 करोड़। हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का माल बेच रही है बाकी के लोग, बाहर की कंपनियां। और ऐसी कंडीशन में इस तहसील में, हर ग्राम पंचायत में अगर हमारे उद्योजक है, हर म्यूनिसिपल वार्ड में अगर हमारा उद्योजक है, और वो हर हफ्ते हर दिन सिर्फ 5E मिशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? इतनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, बायोफ्यूल सेक्टर से लेके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट से लेके सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें बेचने के लिए, जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा और जिसे हमारी महिला बचत गट तैयार करे, हम बेचेंगे। तो हर गांव में, हर घर में और तहसील में, शहर में।
होता है ये 25-50 करोड़ यानी 5,000 करोड़ का 1% यानी 50 करोड़, और उसका आधा परसेंट यानी 25 करोड़। और ये सैटरडे सेशन सबसे सही तरीका है लोगों को अपने साथ लेने का। कंटिन्यूस करेंगे, जैसे मैं आता हूं ना हर हफ्ते लोगों के लिए खड़ा होने का, किसानों के लिए खड़े होने का, लोगों के लिए खड़ा होने का, और ये काम करने का। और ये होगा हमारा आईपीओ। हमारा आईपीओ आएगा 26-27 में, और कुछ अपवादात्मक हुआ तो 27-28। तो 26-27 को जब हमारा आईपीओ आएगा तब क्या कंडीशन होगी, आज की तारीख में आपके आंखों के सामने जो है ना, बस उसके ऊपर भी अगर हम लोग नंबर्स देखें तो आज हमारा हमारा बिजनेस का जो होगा वो 1,000 तहसील में होगा, और उसका रेवेन्यू अगर 25 करोड़ भी रखते हैं हर तहसील में, तो भी 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एमसीएल हम सभी मिलकर जनरेट करेंगे। और इस 25,000 करोड़ पे जो हमारा टैक्स, जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा, वो 2,500 से 3,000 करोड़ होगा। इतना, इसका मतलब आज की तारीख में अगर सब कुछ बाकी कुछ नहीं बढ़ा है तो भी हमारे आने वो 26-27 में एमसीएल का शेयर 1,000 से 1,200 रुपया होगा। लेकिन मैं तब बात कर रहा हूं कि जब आपको भी पता है कि हम लोग सिर्फ इसके काम नहीं करेंगे, हम 1,000 नहीं 5,000 जितने भी तहसील उसमें जाने वाले, क्योंकि उन सभी किसानों के लिए काम करना है हमको। आने वाले दिनों में इसका वैल्यूएशन कितना होगा और ये तो सिर्फ नंबर्स है, आंकड़े हैं। आपको अंदाजा नहीं कि इसके साथ है कार्बन क्रेडिट्स, इसके साथ है सीईआर सीडीएम। अभी ये कार्बन क्रेडिट्स क्या है तो दोस्तों, रिन्यूएबल में काम करने वाले जो भी कंपनियां है ना, जो सोलर के पैनल वैनल लगाते सब करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पैसा इससे मिलता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऐसी कई सारी कंपनियां जिन्होंने बहुत सारा इमिशन, बहुत सारा धुआं छोड़ा है वातावरण में, वो पैसा देती है आपको। यानी आप अपने गांव में माल तैयार करो, अपने गांव में बेचो, ये आपको लेके पैसा देगी। इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जो कार्बन क्रेडिट होगा वो होगा गोल्ड स्टैंडर्ड। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट किसको कहते हैं, अगर आपने वो सोलर पैनल लगाए, सब कुछ किया, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों को नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप क्लाइमेट के ऊपर भी काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ बाकी के जो यूनाइटेड नेशंस के गोल है, लक्ष्य, उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपका जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उससे। यानी अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि जिसके साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ दारिद्र्य निर्मूलन कर रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी का निर्मूलन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गुड हेल्थ, माता और बच्चों के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप महिलाओं को उसका सक्षमीकरण के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप पानी का प्रदूषण रोक रहे हैं, अगर आप क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है, 1 टन एमकोल बेच के जितने पैसे मिलेंगे ना, शायद उससे ज्यादा पैसे हमें ये कार्बन क्रेडिट की वजह से मिलेंगे। इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। और इसके ऊपर काम करने वाली कंपनियां हैं जो सिर्फ एमिशन ट्रेडिंग के ऊपर है, जो ये काम करते हैं। और एमिशन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एमकोल, हम कल जाके कॉटन के ऊपर जो कपड़े तैयार करेंगे बेचेंगे ना, उसके ऊपर भी हमें ये कार्बन क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि हम वो क्रूड ऑयल को, वो कचरे को वो कम कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशली काम करने वाली कंपनी है, और इसलिए हम जो आईपीओ लिस्टिंग करेंगे, हम दुनिया के भारत का जो मेन जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ तो करेंगे, लेकिन दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, यहां अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और इसके लिए जब जो वैल्यूएशन होगा, शेयर का वैल्यूएशन, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना वैल्यूएशन होगा। अगर 1,000-1,200 रुपए आपको ज्यादा लगता है ना, तो भारत में ऐसी कंपनियां हैं, भारत में, जिनका एक शेयर 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का भी है। और हम जो काम कर रहे हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं है। और दोस्तों, खेल की अभी शुरुआत हुई है, अभी तक हमने खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ये जो लोग खेलते हैं ना कि 1 करोड़ करने से बाद फंडिंग फंडिंग फंडिंग, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, इसमें अभी तक अभी गए नहीं थे हम लोग। हमने अभी तक हम तैयार कर रहे थे इस खुद को, इस खेल के लिए, इस खेल के लिए, ताकि सबसे, जब भी हम खेल में उतरे, सबसे अच्छा काम करें। और इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अभी जो फंडिंग होगी, वो फंडिंग हम अपने टर्म्स पे करेंगे। अभी तक जो भी लोग हमें पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम गुलामी का पैसा नहीं ले सकते और नहीं लेंगे कभी भी। बाकी की कंपनी भले ही ले, बाकी की जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है वो पैसा लेती है यहां से वहां से, पूरा शेयर्स बेचती है। और आज की तारीख में जितना भी निवेश होता है हमारे देश में, वो सब चाइना से आता है, जापान से आता है और अमेरिका से आता है। हम नहीं हाथ लगाएंगे इसको, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी, लेकिन हम अभी जो पैसा लेंगे और जो भी कुछ काम करेंगे ना, अपने
दम पे करेंगे। अमेरिका वाले ले सकते हैं उनके कंपनियों में पैसा, क्योंकि उन कंपनियों में जो पैसा डालते हैं वो अमेरिकन ही होते हैं। हमारे देश में वैसा नहीं है। इसके आगे जो फंडिंग होगी वो फंडिंग हम जो से बोल रहे हैं वैसे होगी। और जो आईपीओ आएगा 26-27 में, दोस्तों सबसे बड़ा आईपीओ 26-27 में आएगा और वो एमसीएल का होगा। ये टॉप आईपीओ है भारत के अभी तक। सबसे बड़ा आईपीओ है भारत का, भारत में जो हुआ है वो एलआईसी का है। 21,000 करोड़ का वो आईपीओ था। लेकिन जो एमसीएल का आईपीओ होगा वो सोच ही नहीं सकते। ये दुनिया का आईपीओ है। सबसे बड़ा जो दुनिया का आईपीओ वो अभी तक 1.92 लाख करोड़ इतना था। इसके आगे ही और एक आया है, वो एंट फाइनेंशियल करके है, उसको ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का है। अभी ये कंपनियां किस क्षेत्र में काम कर रही है, क्या काम कर रही है, यानी जो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का आईपीओ है वो ऑयल एंड गैस की कंपनी है। उसके आगे जो एंड फाइनेंशियल है वो पैसा देने वाली कंपनी है। और सोचे हम किस लेवल पे है, क्या कर रहे हैं हम। यूनाइटेड नेशंस के अगर इतने फाइनेंशियल, इतने इतने सस्टेनेबल गोल्स को लेके अगर कोई कंपनी काम कर रही है और इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है, तो दोस्तों अंदाजा नहीं है कि हम कितने बड़े लेवल का आईपीओ लेके आएंगे। कितने बड़े लेवल का सोच नहीं सकते कोई, इतने बड़े। और ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ज्यादा एम्बिशन है। ये हमारी एक्चुअली कैपेसिटी है भारत की। इतने जो गांव है, ये जो खेती है, इतने सब लोग है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। और इसके लिए तो थोड़ा ना 95% हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। और वैसे होंगे, फिर से होंगे। ये आईपीओ वैसे ही होगा। और हर वो चीज जो आपने अभी तक की है, हर चीज, हर मेहनत, बिना कुछ सोच कर, और ये जो कुछ आपने किया है ना, ये सिर्फ लोगों के लिए किया है। लोगों एक अच्छी एक अच्छी चीज के लिए किया है, पैसे के लिए नहीं किया आपने सबने। और ये सब काउंट होगा, ये सब पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग नहीं करते। कोई कोई दूसरी कंपनी से काम नहीं करती। कोई ऐसा काम नहीं करती जैसा हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा ये सैटरडे सेशन से लेके लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये सब कुछ काम करना, ये कोई नहीं करता। और मैं भी जब समझता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे मकसद के लिए काम किया और इसको करेंगे। ये सब कुछ काउंट होगा। ये सब आप सभी लोगों के पास गए होंगे, उनको एक अच्छा कुछ उम्मीद दी होगी ना, वो सब कुछ काउंट होगा और सब कुछ आएगा। सब कुछ होगा, ये सब कुछ आएगा, क्योंकि कोई कंपनी नहीं नहीं काम करते। और इसका क्या मूल्य है ना, वो आपको तब दिखेगा जब हम आईपीओ में जाएंगे। और इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनंती है, आज जितने भी एमवीपी है, जिनके पास आज 5,000 शेयर है ना, बिल्कुल हाथ मत लगाइए उसको। 1,000 रुपए से भी कैलकुलेट करें ना तो 50 लाख हो जाते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं ना क्या होने वाला है। आप जितने भी एमएसएस है, जिनके पास 33,000 से भी ज्यादा शेयर है ना, हाथ जोड़ के विनंती है कि आप प्लीज उसको संभाल के रखिए। आप अगर कुछ नहीं अभी करना चाहते, शांत बैठे तो शांत रहिए, लेकिन उसको, शेयर्स को अपने साथ रखिए। आने वाले दिनों में ये शेयर्स आपकी बहुत बड़ी मालमत्ता, बहुत संपत्ति, दौलत बनने वाली है। तो प्लीज इसको संभाल के रखिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि हम सब मिलके, एमसीएल मिलके एक कंसोर्शियम तैयार कर रही है। और हम भारत से दुनिया को जितनी जरूरत है वो 30% ऑयल एंड गैस तैयार करने वाले हैं और बेचने वाले। ये हमारा प्लान है, जिसमें सब पार्टनर्स है। दुनिया को जितना भी सॉइल कंडीशन लगता है, मिनिमम 20% हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। मिनिमम जितनी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स लगती है जो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे, ऐसे मिनिमम 20% हमारा मार्केट शेयर होना चाहिए दुनिया में। फूड प्रोडक्ट्स में मिनिमम 20% भारत का शेयर होने वाला। इस चीज के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। और यही चीज है जो हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएगी। और इसी के साथ हमारे एक बहुत अच्छी हमारी एक संस्कृति है कि हर जीव को, हर प्राणी, हर वनस्पति को हम अपने घर का सदस्य समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और बस इसी संस्कृति को भी हम दुनिया को, दुनिया के सामने रखेंगे, पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। और मिलकर हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।